नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम तत्सम और तद्भव शब्द इस प्रकरण को आज आगे बढ़ाने वाले हैं, उम्मीद है कि जो बीती हुई क्लास है हमारी, जो हमारी अंतिम क्लास थी इस प्रकरण को लेकर, वह प्रकरण आपको तत्सम और तद्भव में जितनी भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर स्पष्ट की थी, आप तक जो पहुंचाई थी, जो संप्रेषित की थी, वो नियम हमेशा आपको तत्सम और तद्भव शब्द में भेद करने के लिए हमेशा आपका सहयोग करेगी। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको ये बात साझा करना चाहूंगा कि तत्सम और तद्भव शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्दकोश है जो आपकी भाषा को पुष्ट करता है, मजबूत बनाता है। तत्सम और तद्भव शब्दों को यहां पर आपको बड़ी ही, हालांकि मैं आपके सामने तमाम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, आज की कक्षा में हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्द जो परीक्षा उपयोगी रहने वाले हैं या रहते हैं, उनके बारे में यहां पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको स्पष्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, आज भी कुछ मैं आपको ऐसे रूल्स बताने जा रहा हूं जिसमें आप तत्सम और तद्भव में भेद कर पाएंगे। फिर भी आपको एक अभ्यास की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब तक आप अपना सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप जो है खुद व्यक्तिगत रूप से अपने अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है उसमें प्रवीणता आना मुश्किल है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस टॉपिक को यहां पर पढ़ने के बाद अपनी खुद की भी कुछ अच्छी बुक्स, जो पुस्तक होती है, जैसे कि मैंने आपको कल टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताया था यहाँ से, या जो हमारे इससे, जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या हमारे जीजीटी ग्रुप से जो पब्लिश होने वाली जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के माध्यम से भी आप अपने अभ्यास को मजबूत कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार कहा हुआ है कि अभ्यास करना बेहद जरूरी है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ में है, लेकिन साथ साथ में आपका व्यक्तिगत अभ्यास भी बहुत ज्यादा जो है वो कार्य करता है। तो लीजिए मित्रों, आज हम तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज, इस थंबनेल के माध्यम से आपको आज का टॉपिक पता चल रहा होगा। वैसे तत्सम और तद्भव के बारे में अपन काफी बातें कर चुके हैं। आज हम देशज और विदेशज शब्द को लेकर भी, जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं, जो शब्द विचार हम कर रहे हैं, उसमें जो शब्द विचारों में हम शब्द परिशब्द की परिभाषा के माध्यम से गुजरते हुए हमने जो उत्पत्ति के आधार पर जितने भी प्रकार है शब्द के, उन पर चर्चा, यहाँ पर विस्तृत चर्चा अपन कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज की। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए, उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कल आपको जो ट्रिक्स बताई थी, कुछ 5-6 आपको नियम बताए थे, उसके आधार पर, ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी 95% आपको तत्सम और तद्भव शब्द में भेद करने का एक माध्यम मिल जाएगा, अगर आप उन ट्रिक्स को अच्छे से देखते हैं। आज कुछ और ट्रिक्स भी मेरे पास है जिनके माध्यम से भी अपन पुष्ट करेंगे, उन उदाहरणों को भी देखेंगे जो आपके तत्सम और तद्भव शब्द को अच्छे से आप तक पहुंचा पाए। तो लीजिए, सर्वप्रथम मैं कुछ ऐसे तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के लिए मैं आपको कुछ और एक ट्रिक्स बताता हूं, कुछ ऐसी रूल्स हैं, उन रूल्सों से आपको अवगत कराने का प्रयास करता हूं। तत्सम शब्द, पहला नियम है श, त्र, ज्ञ, श, त्र, ज्ञ और य को लेकर। इसमें आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा स की जगह फ रहेगा,
जब आप तद्भव में चेंज करेंगे तब, जब आप ये वर्ड हमेशा तत्सम के लिए होते हैं और इनको जब आप तद्भव में परिवर्तन करते हैं तब अधिकतम, मैं ये नहीं कहता लेकिन अधिकतम मात्रा में स की जगह ख, त्र की जगह त और ज्ञ की जगह ज और स्र की जगह स, अधिकतम ये वर्ड देखे जाएंगे। अधिकतम अधिकतम आपके ये परिवर्तन रहेगा किसमें, जब आप तद्भव में परिवर्तन करेंगे, तद्भव शब्दों में। फिर एक तो ये कि क्षत्रिय वाले की जगह ख आ जाएगा, त्र की जगह त आ जाएगा, ज्ञ की जगह ज आ जाएगा और श्र की जगह स आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं श्रावण, श्रावण की जगह सावन हो जाएगा, ज्ञान की जगह जान हो जाएगा, सीर की जगह खीर हो जाएगा और त्रिशूल और त्र की जगह त हो जाता है। अपन इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं जैसे मैंने कल बताया था आपको। फिर और एक नियम इसका और है जिसको अपन देखते हैं कि किस तरह से हम, एक और नियम यहां पर बात काम करता है कि जैसे य से शुरू होने वाले शब्द, य से शुरू होने वाले शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। ध्यान रखें, जब भी कोई वर्ड य से शुरू होता है तो वो अधिकतम तत्सम होता है। फिर तद्भव शब्दों में परिवर्तन होने पर य से ज में परिवर्तन होता है, या कह सकते हैं कि बदल जाता है, या कह सकते हैं कि बदल जाता है। बदल जाता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से इस कंसेप्ट को यहां पर अपन मजबूती से स्पष्ट करते हैं। जैसे कि एक शब्द है युवान, एक वर्ड है युवान, इसका हो जाएगा जवान। जैसे कि वर्ड है यति, यति का बन जाएगा जति। इस तरह से हम देखते हैं कि युवान का जवान, यति का जति। जैसे कि एक और वर्ड है यजमान, और यजमान का बन जाएगा जजमान। इस तरह से हम देखते हैं कि यह से शुरू होने वाले शब्द तत्सम होते हैं और तद्भव शब्दों में परिवर्तन होने पर यह से ज में बदल जाते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल आपके सामने समझाया है, ये श की जगह ख, त्र की जगह त, ज्ञ की जगह ज और श की जगह स बन जाता है। अधिकतम परिवर्तन इन शब्दों के माध्यम से ऐसे रहता है। आप देखना चाहते हो देख लें इसे। आशा है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके तत्सम और तद्भव में करने के लिए। अब अपन नेक्स्ट और कुछ नियम को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि श है तो श हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकतम तत्सम शब्द ही रहते हैं। जब इसे तद्भव में बदलने पर
इस स की जगह या तो ख बन जाता है या छ बन जाता है। इस चीज का आप ख्याल रखें। जैसे कि अपन बात करते हैं कुछ शब्दों की, शीर का खीर, अक्षी का आंख, अक्षर का अक्षर। इस तरह से हम इन शब्दों के माध्यम से इसको पुष्ट कर सकते हैं कि ये ख में और छ में बदलता है। ये जो श है, श अधिकतम तत्सम शब्दों में ही इस वर्ण का प्रयोग होता है। जब इसे तद्भव में अपन तब्दील करेंगे, बदलेंगे, तो ख और छ में इस तरह से शेर का खीर बन जाएगा, अक्षय का आंख बन जाएगा, अक्षर का अक्षर बन जाएगा। एक और है यहाँ पर नियम, कुछ एक नियम ये रहा। और इसके अलावा एक नियम की और बात करते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे श कि जो श, स और जो श होते हैं, ये अगर तत्सम शब्द है, अगर ये तत्सम है, तत्सम से जब तद्भव में परिवर्तित होंगे, तद्भव में परिवर्तन स शब्द में हो जाएगा, स में बदलता है। जैसे हम देखते हैं कि आशीष, अभी आशीष है तो इसका बन जाएगा आशीष। क्या बन जाएगा? आशीष। जैसे दसम है तो बन जाएगा दसवा। फिर जैसे श्रावण है तो बन जाएगा सावन। इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर श जो अधिकतम तत्सम शब्द में ही यहां पर यह प्रयुक्त होता है। तत्पश्चात अपन बात करें कि ये ख और छ में परिवर्तन हो जाता है जब भी इसे तद्भव में आप परिवर्तन करेंगे। और उसके बाद श, श और श, ये जो शब्द हैं जब तद्भव में प्रयुक्त होंगे तो स में बदल जाएंगे। आशीष की जगह आशीष, दसम की जगह दसवा और श्रावण की जगह सावन। इस तरह से ये रूल्स भी यहां पर वर्क करते हैं। एक और रूल्स है जिसकी अपन बात करते हैं आगे, एक बार इसे आप देख लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसे अच्छे से पढ़ें और नोट कर लें। इसी जगह अपन खाली जगह में एक नियम और कर देते हैं, दूसरा नियम, एक तीसरा नियम और बात करते हैं। वह यदि तत्सम है, वह तत्सम से तद्भव में ब में बदल जाता है। बदल जाता है। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, वन का बन, वर्धन का बढ़ना और वर्तिका वर्तिका का बत्ती। इस तरह से हम देखते हैं, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे, वन का बन हो जाता है, वन का बन हो जाता है, वर्धिका का बढ़ना हो जाता है और वर्तिका का बत्ती बन जाता है। वर्धन का बढ़ना होता है और वर्तिका का बत्ती बन जाता है। तो ऐसे आपको इन शब्दों का ध्यान रखना होगा। ये जो छोटे छोटे नियम है, इन छोटे छोटे नियमों को अपने दिमाग में एकाग्रचित होकर सोचना होगा कि कहां पर किस तरह से कौन कौन से शब्द जो है या कौन कौन से नियम लग रहे हैं, उसके आधार पर किस तरह से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव में तब्दील हो रहा है, कहां पर कौन सा शब्द आ रहा है, और वहां पर हम उन नियमों के अनुसार इसको तत्सम घोषित करें या तद्भव घोषित करें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आशा है मित्रों आपको ये नियम तत्सम और तद्भव में भेद करने के लिए उपयुक्त होंगे। ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि 95% आपको इन्हीं नियमों के अनुसार आप तत्सम और तद्भव में भेद कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। मैं यहां पर कुछ स्लाइडों के माध्यम से आपसे आपके साथ में हम एक विस्तृत चर्चा करते हैं कुछ विशेष तत्सम तद्भव शब्दों के साथ में तत्सम को किस तरह से तद्भव में बदल सकते हैं, ताकि आप भी कुछ ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए या आ सकने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं उनसे परिचित हो पाए। जैसे ये शब्द है छत्र, तो छत्र ये जो इधर आपके तत्सम शब्द है और हम यहां पर बनाने जा रहे हैं इनके तद्भव। यहां पर ये तत्सम शब्द है और हम यहां पर बनाने जा रहे हैं तद्भव। तो देखिए चर्चा जारी है, आप भी प्रयास करें। छत्र, छाता, चंद्रिका, चांदनी, छक्र, चाक। देखते रहे ये वर्ड हमेशा ये कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो है वो तत्सम तद्भव शब्द है। नयन, नैन, बड़े ही इस तरह के वर्ड है ये जो दिखने में आपको लगते हैं कि हिंदी शब्द ही है, तद्भव शब्द ही है, लेकिन वो तत्सम पाया जाता है। तो वही शब्द मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसे शब्दों से आपका परिचय करवाऊं जो वाकई में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी रहे। नासिका, नाक, पवन, पौन, पाश, फंदा, जरन, झरना, पुष्कर। देखिए हमारे यहाँ पे एक धार्मिक स्थल भी है जिसे हम पुष्कर जी कहते हैं। उस पुष्कर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पोखर, तालाब, और उसी के नाम पर वो जो है धार्मिक स्थल सुप्रसिद्ध हुआ है, पोखर। तेल का हो जाएगा तेल। ध्यान रखना ये जो वर्ड है तेल, ये तत्सम वर्ड होता है। तेल जब दो मात्राएं लगती है तब ये तत्सम होगा, और तद्भव में जब बन जाकर ये तेल बनता है। इस चीज के विशेष जानकारी रखें। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रतिछाया, परछाई, परशु, फरसा, बंसी, बांसुरी, बजे जो बंसी नचा करो, विकार, बिगाड़, भक्त, भगत, मल, मैल। देख पा रहे होंगे आपको कि ये वर्ड कितने ही उपयुक्त हैं, परीक्षा उपयोगी। मास, महीना, मातूल, मामा, मित्र, मीठ, शमशान, मसान। इस तरह से इन वर्डों को आप देख सकते हैं जो तत्सम और तद्भव शब्द में किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं। इनको वर्तनी की दृष्टि से भी देखें आप, और इन शब्दों को किस तरह से आप तत्सम से तद्भव में जो है वो बदल सकते हैं। बार बार देखें और चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए उपयोगी रहेंगे। और कुछ आगे शब्द हैं जिनको अपने आप समझने का प्रयास करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अट्टालिका, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। ये एक 12th में चलने वाला चैप्टर है, उसके अंदर ये पंक्तियां लिखी जाती हैं। अट्टालिका, अटारी। अट्टालिका अटारी होती है जो दो मंजिला मकान होते हैं, उसके जो ऊपर वाला मकान होता है उसका सामने की जो जगह होती है उसे कहते हैं अटारी। अमावस्या, अमावस, अष्टदश, 18,
अमृत। अब देखिए ये वर्ड अमृत, अमृत शब्द कितना शोभनीय, कितना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल ये हिंदी वर्ड ही है, लेकिन मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि री, जहां पर भी ऋषि वाला री रहे वो अधिकतम तत्सम शब्द ही रहता है। तो यहां पर अमृत, अमृत का हम जब तद्भव में बदलेंगे तो वो बन जाएगा अमीर। अगणित, अब वर्ड आया अगणित, अनगिनत, अनगिनत। आशीष, मैंने आपको भी बताया था कि जो श है, श है और श है, ये जब तत्सम से तद्भव में गाएंगे तो क्या बन जाएगा, सड़क वाला स बन जाएगा। अब देखिए आशीष की जगह क्या बन जाएगा, आशीष, क्या बन जाएगा, आशीष। उल्लूक, उल्लू। कौन, अब देखिए कौन शब्द हमारे घर का एक कोना होता है, उसे अपन कहते हैं, अगर उसे तत्सम में कहेंगे तो कौन कहेंगे, कोना। इक्षु, ईख, गन्ना जिसो होता है उसे इक्षु कहते हैं तत्सम में, और उसको तद्भव में चेंज करेंगे तो ईख बन जाएगा। कदली, केला। सिंह सवर्ण सतपुरुष कदली फले ना एक बार, तिरिया तिल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये हम राजा हमीर के बारे में पंक्तियां कहते हैं कि जब वो कोई जिद ले लेते हैं तो उसे पूरी करके ही रहते हैं। कदली केला, सॉरी केला। क्लेश, क्लेश। गायक, गवैया। गौपालक, गवाला। गटिका, गढ़ी। अब देखिए गढ़ी के लिए कितना वर्ड है, ये जो संस्कृत में यूज होता है घटिका है ना, गढ़ी। अंधकार, अंधेरा। अक्षर, मैंने अभी बताया आपको कि श, जब श होता है तो उसको या तो ख में या वो छ में तब्दील हो जाता है ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अक्षर, क्या हो जाएगा, अक्षर। अग्नि, आग। आखेट, अहेट, अहेट। अश्विन, आसोज। कटु, कड़वा। अति कटु वचन कहती के कई मानू, मौन लौन जरे पर देत हैं। इतने कड़वे वचन कई कई कहती है कि जैसे जो है जले हुए पे नमक छिड़क रही है। अति कटु वचन कहती के कई। किरण, किरण। अब देखिए ये वर्ड हो गए। अब है अंचल, मां का अंचल या आंचल, तो अंचल का बन जाएगा आंचल। एला, एला मतलब इलायची, एला, एला का हो जाएगा इलायची। माफ कीजिएगा यहां पर जगह थोड़ी सी स्लाइड बन गई है। कुष्ठ, कोड। ग्रंथि, गांठ। गुहा, गुफा। गोधूम, गेहूं। और चैत्र, चैत्र। जो हिंदू महीने होते हैं चैत्र, उसे अपन जब तद्भव में जब इसको परिवर्तन करेंगे तो वो चैत्र शब्द हो जाएगा। इसे आप पढ़ें। देखिए ये वो वर्ड है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहेंगे, और खास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न रहते हैं जो हमेशा पूर्व में पूछे भी गए हैं और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। इन्हें आप एक बार लिख लें या चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। आशा है आपको ये तत्सम और तद्भव शब्द भिन्न उदाहरणों के माध्यम से, मेरे प्रयास रहे कि मैं आपको अच्छे से अच्छा जो है यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर पाऊं ताकि वो आपके लिए उपयोगी बने। यहाँ पर हम क्लियर करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द परिभाषाओं के साथ में। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, और भिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसको सुस्पष्ट करने का प्रयास मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। फिर कुछ उदाहरणों से भी
हमने कुछ उदाहरणों को देखा भी कि किस तरह से के प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम तत्सम और तद्भव शब्दों को समझने के बाद अब हम चलते हैं देशज शब्दों की ओर, विदेशज शब्दों की ओर, जो कि इस उत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक प्रमुख पार्ट है। लीजिए, अब आते हैं आपके सामने देशज शब्द। देशज शब्द, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि जब भी अपना कोई शीर्षक हो तो उस शीर्षक को जो है यहां पर सुस्पष्ट करना जरूरी है। तो बात करते हैं देशज शब्द की। देशज, देश मतलब कि भारत, अर्थात हमारा जो खुद का देश है वो भारत है, तो हमारा देश, खुद का देश। अब देश में वो कौन सा राज्य है आप रह रहे हैं वो अलग बात है, या आप देश के किस कोने में आपका आवास है, उस बात को यहां पर रखकर अपन बात करना चाहेंगे कि देश में वो सारी चीजें आ गई जो आपकी लोकेशन है, मेरी लोकेशन है, वो सब मिलकर एक देश का निर्माण करती है। और यहां पर बात कर रहे हैं देश की अर्थात भारत की। और जो मतलब जन्मा, चाहे कोई भी वर्ड किसी भी क्षेत्रीय भाषाओं से जन्मा हो, लेकिन वो अब हिंदी में समाहित है, देशज शब्द। उसे व्याकरणिक दृष्टिकोण से तो हमने अभी उसे जो है वरीयता या प्राथमिकता नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी भाषा में सम्मिलित है। उसे कहेंगे देश, भारत और ज से जन्मा। आइए इसकी परिभाषा से अपन परिचित होते हैं कि वाकई में देशज शब्द किसे कहेंगे। तो देखिए, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं है। भाई कुछ ऐसे शब्द ही होते हैं जो हमारे भाषिक व्यवहार में या हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे पूर्वजों ने गढ़े और वो भाषा में समाहित हो गए। अब न तो उनका कोई आधार है कि ये शब्द कहां से बना, न इसका कोई मूल शब्द है, वो भी हमारे पास में नहीं है, न कोई पता है। तो ऐसे शब्द जो ऐसा उनका आधार न होते हुए भी हमारे भाषा में जो सम्मिलित हो गए हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, देशज शब्द। क्या कहते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। फिर समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार ऐसा समय रहा, ऐसी परिस्थितियां रही और ऐसी हमारी आवश्यकताएं रही, उसके अनुकूल रहते हुए हमने उन शब्दों का निर्माण किया और हमारी भाषा में उसको समाहित कर लिया। के अनुसार क्षेत्रीय लोगों ने, हमारे जिस भी क्षेत्र में जो लोग थे उन लोगों ने उसको मिलकर शब्द गढ़ लिए जाते हैं और आवश्यकता उस शब्दों का निर्माण हमने कर लिया। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, अब इस शब्द का कोई आधार नहीं है, न तो इस शब्द का कोई आधार है, न ये शब्द कहां से आया, इसका क्या मूल शब्द है, कोई आधार ही नहीं है, लेकिन हमारी भाषा में समाहित हो चुका है और हम इसका प्रयोग भी करते हैं। क्षेत्रीय लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। कांच, डोर, पशु, खचाखच, फटाफट, मुक्का। अब ये वर्ड ऐसे हैं जो हमारी भाषा में इस तरह से समाहित हो चुके हैं कि अब इसमें भेद करना पाना भी मुश्किल होता है कि ये शब्द क्या है। तो हमने इसको देशज शब्द से इसको जो है हमने बताया है, इसका नाम दिया है कि देशज शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, लेकिन आवश्यकता, समय और परिस्थितियों के अनुकूल रहते हुए हमने हमारी भाषा में इसे समाहित कर लिया। एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को यहां पर पुष्ट करूंगा। हालांकि वो शब्द मैं जो बताने जा रहा हूं वो शब्द जो है कोई देशज शब्द नहीं है, लेकिन किस तरह से इस प्रकार के शब्द हमारी भाषा में समाहित होते हैं वो मैं बात करने जा रहा हूं। तो देखिए, एक शब्द है लॉकडाउन। अब ये जो लॉकडाउन वर्ड है, ये शब्द कोरोना से पहले हमने नहीं सुना था, लेकिन उसके बाद में अभी बिल्कुल लोगों की जुबान पर नाम आ चुका है। लॉकडाउन लग सकता है, लॉकडाउन लग सकता है, ठीक है ना, मतलब कि बंद होना। अब ये वर्ड समय, परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार हमने गढ़ लिया और इसको भाषा में समझ होगा। अब ये मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है कि देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, क्या है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एक हमारे देश का आम नागरिक भी इस शब्द से पूर्णतया परिचित है। तो इस प्रकार के वर्ड जो समय,
परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार हमारी भाषा में समाहित हो गए हैं, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। मित्रों, अधिकतम उदाहरण तो नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए अभ्यास करना होगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा में समाहित हैं। कुछ मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल रख रहा हूं, इन एग्जाम्पलों के माध्यम से, इन परिभाषाओं के माध्यम से आप देशज शब्द को समझ सकते हैं। चाहे तो आप इसको देख लें एक बार। अब चलते हैं मित्रों आगे। देशज शब्द यहां पर क्लियर होता है, देश में जन्मा शब्द देशज शब्द। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट देशज शब्द के भेदों की। देशज शब्द में और भी अपन कुछ भेद कर सकते हैं, और भी इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं इसकी, जो बात कर लेते हैं कि किस तरह से और इसको पुष्ट किया जा सकता है। अपने अंतर मन में उमड़ रही भावनाओं, मतलब कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। हमारे देश की एक खासियत है कि यूनिटी स्ट्रेंथ, विविधताओं में एकता। हमारे देश में बहुत सी विविधताएं हैं। हर 5 किलोमीटर पर हमारी वाणी बदल जाती है, हमारी वाणी बदल जाती है, हमारे शब्द कुछ अलग तरफ से नजर आते हैं। जैसे ही हम 5 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं, पानी में भी फर्क आ जाएगा और आपकी वाणी में भी फर्क आ जाएगा। ये भारत की विविधताओं में एकता वाली बात है कि इतनी विविधताएं होते हुए भी हम कहीं ना कहीं एक है। ये हमारे देश की एक ऐसी विशेषता है जो हमें वाकई में एक अलग स्थान प्राप्त करवाती है। अब यहां पर देखिए कि हमारे जो अंतर्मन की उमड़ रही भावनाएं हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग प्रकार की भावनाएं सामने निखर कर आती है, और ऐसे शब्द उभरकर हमारी भाषा में समाहित भी हो जाते हैं। उन वर्डों के बारे में बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय लोग किस तरह से अपनी उमड़ रही भावनाओं, खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। अब ये बात एक दो दिन की नहीं है, हजारों वर्षों की है, परंपराओं की है, ऐतिहासिकता की है। चाहे वो धार्मिक कारण रहे हो, राजनीतिक कारण रहे हो, सामाजिक कारण रहे हो, उन कारणों की वजह से, इन भावनाओं की वजह से जो वर्ड बने, जो शब्द बने और भाषा में समाहित हो गए, या मनगढ़ंत शब्द बनकर वो भाषा में समाहित हो गए, और ये ध्वनियां, ये उच्चारण धीरे 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 एक बड़ा जन समुदाय, एक समुदाय से स्टार्ट हुआ, दूसरे समुदाय ने पकड़ा, ऐसे ऐसे करते क्षेत्रीय लोगों ने उसका, सबकी जुबान का वो एक शब्द बन गया। देखो, और यही ध्वनियां बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उसका प्रयोग करने लगता है, लोगों की जुबान पर वो शब्द चढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। साहित्य जो होता है, वो जो हमारा जीवन है, साहित्य जो होता है वो हमारे समाज का दर्पण होता है, और साहित्य में वही चीजें होती है जो हमारी परंपराओं में, हमारे धार्मिक कारण, हमारे राजनीतिक कारण, हमारे सामाजिक कारण होते हैं, और घटित घटनाएं जो होती है हमारे समाज की, वो हमारा साहित्य बन जाता है, और साहित्य में वो शब्द भी प्रयोग होने लगते हैं। अर्थात जैसे उधम, अंगोचा, खुरपा, डोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि। अब ये इस तरह के वर्ड है जिनका कोई वास्तविक आधार तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी ही उपलब्धि है, ये हमारी ही मनगढ़ंत भावनाएं हैं, जिनके माध्यम से, हमारे पूर्वजों के माध्यम से, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ये शब्द जो बने और हमारी भाषा में समाहित हो गए, और हम इन्हें कहते हैं देशज शब्द। इस परिभाषाओं से आप देशज शब्द को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लें इसे। आशा है मित्रों ये भी कंसेप्ट आपको अच्छी समझ में आया होगा। मैंने कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से देशज शब्द को पुष्ट करने का प्रयास किया। अब चलते हैं और आगे, विदेशी शब्द। अब देखिए विदेशी शब्द, अब इसी शब्द को भी यहां पर अपन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। विदेशी, अब देखो विदेशी, वी मतलब कि
विदेश मतलब कि अन्य देश, विदेश अन्य देश, अन्य देश जो है उन अन्य देशों से शब्द है जन्मे शब्द। विदेशज, इसे अपन विदेशी तो कहकर विदेशज भी कह सकते हैं, विदेशज, और ज का मतलब हो जाएगा जन्मा। अन्य देशों से जन्मे शब्द, मैंने आपको बताया कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ऐसे कारण रहे, हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जो बहुत बार उपनिवेश बना, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो डच हो, पुर्तगाली हो, इन सभी लोगों ने हमारे देश पर आकर जो है उन्होंने शासन किया, और उन शासन, उनकी परंपराएं, उनके शब्द, उनकी भाषा, उनका साहित्य, वो कहीं ना कहीं हमारे देश पर भी जो है उसका प्रभाव रहता है। तो यहां पर उसी के कारण हमारे देश में ऐसे शब्द जो है वो हमारी भाषाओं में समाहित हो गए, और अब तक वो इस तरह से ही समाहित हैं कि हम उनमें भेद भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो हमारी ही भाषा के शब्द हैं, लेकिन है तो वो कहीं ना कहीं विदेशी शब्द ही। तो आइए इसकी भाषा को भी यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द जो है आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इन्हें हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब कई ऐसे शब्द हैं जो इस तरह से हमारी भाषा में समाहित हो गए हैं, जैसे अस्पताल है, डॉक्टर है। अब एक वर्ड यहां पर बात करता हूं डॉक्टर की। अब ये जो डॉक्टर शब्द है, ये है तो अंग्रेजी का, ये शब्द है अंग्रेजी का, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो प्रत्येक आम नागरिक डॉक्टर को डॉक्टर ही कहेगा, चिकित्सक कोई नहीं कहेगा। तो इस तरह से ये समाहित हो चुका है हमारी भाषा में कि हम इसे डॉक्टर को, शब्द को अपनी भाषा से निकाल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा ना, राजनीतिक, आर्थिक कारणों से इस तरह से शब्द हमारी भाषा में समाहित हो चुके हैं कि हम उसमें डिफरेंस भी पैदा बता नहीं सकते। ये होते हैं हमारे विदेशी शब्द। अब मित्रों यहां पर हालांकि शब्द तो खूब है, लेकिन हम प्रैक्टिस के माध्यम से ही उन शब्दों को यहां पर बता सकते हैं, और प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप उसमें विभेद कर पाएंगे। अब उन्हें सिर्फ पढ़ना ही होगा बार बार। हम आप ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हम लोग आपको जब भी प्रश्न उपयोगी जो प्रश्नावली, जो क्लासेस रहेगी प्रश्नों की, उसमें इन शब्दों का अधिकतम प्रयोग करके आप तक ऐसे उपयोगी जो विदेशी शब्द है वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आशा है आज के ये तत्सम, तद्भव को समझने के रूल्स और रेगुलेशंस प्लस देशज और विदेशज शब्द की जो विशेष जानकारी है, वो विभिन्न परिभाषाओं, उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको संप्रेषित करने का प्रयास किया, और आप इसे समझ पाए होंगे। मित्रों, इसी के साथ अपना तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द का यह प्रकरण यहीं पर संपूर्ण होता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहीं पर अपनी क्लास को हम विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।